नमस्कार। देश के अंदर रामनवमी के पावन मौके पर जो तनाव पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से मस्जिदों के सामने से जुलूस निकाले जा रहे हैं और फिर जो टकराव पैदा हो रहा है, क्या इसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2 सालों में उन राज्यों में चुनाव जीतना है और इसके अलावा कुछ नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये इशारा किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया है। मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुने उन्होंने क्या बात कही है। उन्होंने एक मंच से कही कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी को लेकर कई जुलूस निकले, मगर तू मैं तक नहीं हुई। वो अपनी तारीफ कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन तमाम लोगों की पोल खोलकर रख दी है, सवालिया निशान लगा दिया दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। अब आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि उत्तर प्रदेश में वाकई रामनवमी को लेकर तनाव क्यों नहीं हो रहा है, और उसका सीधा और सरल जवाब आपके पास है। इस तारीख पर गौर कीजिए, 10 मार्च, वो तारीख जब उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आए थे, वो तारीख जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ जीत मिली थी और विपक्ष को पूरी तरह से रौंद दिया था। अब जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर नए सिरे से तनाव पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तो चुनावों में जीत मिल गई है। इसलिए तनाव कहां कहां पैदा किया जा रहा है, उन राज्यों पर गौर कीजिए। मध्य प्रदेश, यहां 2023 में चुनाव है, मगर अभी 2 साल हैं। मगर आपको गौर करना पड़ेगा कि यह शख्स शिवराज सिंह चौहान किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। न सिर्फ 2023 के चुनाव, बल्कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मामा इस वक्त सत्ता में चोर दरवाजे के रास्ते मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में जनता ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाया था, मगर फिर ये मान्यवर आते हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, और चोर दरवाजे से शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, मगर उन्हें चुनौती मिलने लगती है पार्टी के अंदर कई उग्र नेताओं से। नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री, जो आए दिन किसी ना किसी पर पाबंदी लगाते रहते हैं, भड़काऊ बयान देते रहते हैं। ऊपर से शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रेरणा स्रोत के तौर पर खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बुलडोजर अंदाज को चुराकर अब खुद को बुलडोजर मामा बतलाना शुरू कर दिया है। यानी कि हमारे राजनेता ओरिजिनल सोच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी निजी सोच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इधर उधर से नकल करते हैं। और इन्होंने किससे नकल की? इन्होंने नकल की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से। यानी कि एक तरफ चुनौती 2023 में होने वाले चुनावों की, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर कई नेताओं ने घेर रहे थे, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान को खुद को एक कट्टर बुलडोजर मामा के तौर पर स्थापित करना था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बवाल हुआ। अब रुक करते हैं गुजरात का। गुजरात में भी लगातार तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं, यहां पर भी एक मस्जिद के सामने युवा खड़े होकर नाच रहा है, चीखे मार रहा है, और मस्जिद में लोग खड़े हुए हैं। गुजरात में भी जो है टकराव हुआ। अब आपको सवाल करना पड़ेगा, क्यों? तो आपको साल के अंत जाना है, दिसंबर। क्या आप जानते हैं कि दिसंबर को गुजरात हिमाचल में चुनाव होने हैं? यानी कि गुजरात में भी तापमान बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में इसलिए टकराव नहीं हो रहा है क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव है, और इसी साल में कहां चुनाव है? इसी साल में गुजरात में चुनाव है। अब गौर कीजिए कर्नाटक में।
कर्नाटक में सबसे पहले वो लोग येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के तौर पर हटाते हैं। कौन येदियुरप्पा? वो येदियुरप्पा जो कि हिंदुओं और मुसलमानों में भाईचारे में विश्वास करते हैं, उन्हें पद से हटा दिया जाता है। हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया था, जो आपको मैंने अपने मंच पर सुनाया था, कि वो कह रहे थे कि एक अरसे से हिंदू और मुस्लिम सुख शांति से रह रहे थे, मगर उनमें जानबूझकर दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इनका बयान था, इन्हें पद से ही हटा दिया गया। फिर आप क्या देख रहे हैं कर्नाटक में? पहले हिजाब को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया, उसके बाद मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया खुद सरकार ने 2002 के कानून का हवाला देकर, जो पिछले कुछ दिनों से इनएक्टिव था। नतीजा यह हुआ कि मंदिरों के आसपास मुसलमान जो हैं अब अपनी दुकान नहीं लगा सकते, बिक्री नहीं कर सकते। आपको धारवाड़ की वो तस्वीर याद होगी दोस्तों। धारवाड़ के अंदर देखिए किस तरह से इस मुसलमान के ठेले को गिरा दिया गया, उसके तमाम तरबूजों को जमीन पर श्री राम सेना के अधिकारियों ने फेंक दिया। आप जानते हैं कर्नाटक में भी चुनाव होने वाला है। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, तो सत्ता का रास्ता कहां से होकर जाता है? सत्ता का रास्ता धार्मिक ध्रुवीकरण यानी कि रिलीजियस पोलराइजेशन के रास्ते से होकर जाता है। मैंने आपको लगातार मिसालें दी दोस्तों। अब राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में भी कई जगहों पर दंगे हो रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, यहां भी 2023 में चुनाव है और राजस्थान आदर्श जमीन है सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, और उसमें काफी हद तक गलती मान्यवर अशोक गहलोत की भी है, क्योंकि अशोक गहलोत कई ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, मसलन PFI, और इसको लेकर कई वोटर्स नाराज चल रहे हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्या दिखाई दिया? मौका 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 मौका। तो राजस्थान में भी उनको मौका दिखाई दिया, और आप देख रहे हैं राजस्थान में भी कई जगहों पर इसी तरह से टकराव हो रहा है, सांप्रदायिक उन्माद फैला हुआ है। तो आपको मैंने बाकायदे एक एक करके मिसाल दिखाई, जहां पर चुनाव होने हैं या जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसकी हालत पतली है, तो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दो। फिर आप कहेंगे कि भाई पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? पश्चिम बंगाल में तो हाल में चुनाव हो गए। तो पश्चिम बंगाल वो फल है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेब में रख लिया था, मगर ममता बनर्जी ने उनकी जेब से निकाल दिया और चुनावों में जीत हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जख्म जैसा है। यही वजह है कि वहां पर भी रामनवमी को लेकर टकराव हुआ, वहां पर भी हालात जो हैं बद से बदतर किए जा रहे हैं। अब हम रुख करते हैं बिहार का। बिहार में भी चुनाव हो चुके थे 2 साल पहले, तो फिर यहां तनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर चुनौती किसी और को नहीं, बल्कि इस शख्स को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, यानी कि नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने मानो हाथ खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनका जो प्रचार तंत्र है, उनके नेता पूरी तरह से बिहार की संस्कृति, बिहार की सोच को रौंद रहे हैं। बिहार जहां सांप्रदायिक उन्माद नहीं होता था, वहां पर भी सांप्रदायिक उन्माद हो रहा है। जैसा कि आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर का वो वीडियो सामने उभर कर आया था, जहां एक मस्जिद पर चढ़ के कुछ मतवालों ने भगवा झंडा फहरा दिया था। यानी कि बिहार में भी माहौल बर्बाद किया जा रहा है, मगर वहां माहौल इसलिए बर्बाद किया जा रहा है क्योंकि वहां नीतीश कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो ड्राइवर्स सीट पर बैठना चाहती है। अब जोड़िए इन तमाम मिसालों को जो मैंने अभी अभी आपके सामने देखी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के उस बयान के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। हालांकि मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो आप और आपकी पार्टी ने पूरी कोशिश की थी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की। यह मत भूलिए, मथुरा में एक अरसे बाद धारा 144 लगा दी गई थी। जी हां,
क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ कट्टरवादी संस्था जो हैं मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां स्थापित करना चाहते थे। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भड़काऊ बयान दे रहे थे कि यह चुनाव 80 बनाम 20% के बीच है, यानी हिंदू बनाम मुस्लिम। तो इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी चुनावों के दौरान, और आप वही देख रहे हैं आप तमाम राज्यों में। मगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सबकी एक लिमिट होती है। आप हमारे समाज को दंगों की तरफ ढकेल रहे हो, और अगर ऐसी कोई बड़ी घटना हो गई तो इतिहास बीजेपी और उसके नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।